ये है एकेडमी ऑफ सोशल स्टडीज़ और मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट पीसी यादव। मित्रों, आजकल हम आपको राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी हैं, उन सभी शक्तियों में से मैंने कार्यपालकीय शक्तियां, विधायी शक्तियों से संबंधित वीडियो आपको उपलब्ध करा चुके हैं। आज बारी है न्यायिक शक्तियों की। इसके बाद हम वित्तीय शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, राजनयिक शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियों से संबंधित वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं न्यायिक शक्तियों की। न्यायिक शक्तियों में माननीय राष्ट्रपति महोदय को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान में अनुच्छेद जो 50 है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनमें जो अनुच्छेद 50 है, इस बात की व्यवस्था करता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा जाए। यहाँ ये बताने की ज़रूरत है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों अंग अगर अलग अलग से अपना कार्य निर्वहन करते हैं तो कहीं भी किसी के अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, क्योंकि लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया होती है, जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, उनमें इस प्रकार की व्यवस्था होना जरूरी है। तो संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा गया है। यहीं से प्रश्न उठता है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने की बात की गई है। तो वो है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 ये बताता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखा जाए। अब देखते हैं राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, ये किस दायरे में क्षमादान शक्ति प्राप्त है। क्या इनको प्राप्त होने वाली शक्ति को कहीं चैलेंज किया जा सकता है, या राष्ट्रपति महोदय को जो ये शक्ति प्राप्त है, क्या ये स्वयं इसका उपयोग करते हैं, या इसके पीछे केंद्रीय मंत्रिपरिषद इनकी शक्तियों का उपभोग करता है। तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति जो प्रदान की गई है, इसमें राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है अथवा प्राविलंबन, परिहार, विराम या लघुकरण कर सकता है। वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति को यह शक्ति निम्नलिखित मामलों में प्राप्त है। यहाँ आप अगर देखें तो जो ये शब्द हैं, प्राविलंबन, परिहार, विराम या लघुकरण, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको समझना हमारे लिए अति आवश्यक है। आखिर इन शब्दों का विशेष अर्थ क्या होता है। आगे अगर देखें जो इनको शक्ति प्राप्त है, इन शक्तियों में क्या है। जबकि दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो। पॉइंट नंबर 1 ये बताता है कि उन मामलों में माननीय राष्ट्रपति महोदय को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है जिन मामलों में जो सजा दी गई है वो सेना न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है। जैसा कि आपको मालूम है कि जो सैन्य व्यवस्था में सम्मिलित होते हैं हमारे सैनिक वगैरह, उनको वो फंडामेंटल राइट नहीं मिलता जो हमको मिलता है। तो इस प्रकार सैन्य न्यायालय एक अलग न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं। तो जब सैन्य न्यायालय दंड के रूप में जो सज़ा देता है, उस सज़ा को भी क्षमा कौन प्रदान कर सकता है, माननीय राष्ट्रपति महोदय। जबकि दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो। बिंदु नंबर 2 ये बताता है जो संघीय विषय हैं, जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो संघीय विषय हैं उनसे संबंधित अगर जो विधि है, उसके अपराध के लिए अगर दंड दिया गया है तो राष्ट्रपति महोदय उसको क्षमा कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि यहाँ राज्य विषय नहीं दिया गया है, क्योंकि राज्य सूची के विषयों पर क्षमादान की शक्ति राज्यपाल महोदय को प्राप्त है। तीसरा बिंदु अगर देखें, जबकि दंडादेश मृत्युदंड हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ आप ये देखते हैं जो मृत्युदंड की सजा है उसको माफ़ करने का एकमात्र अधिकार माननीय राष्ट्रपति महोदय को है।
यहाँ आप ये देख रहे हैं कि यहाँ संघ सूची या राज्य सूची किसी विषय की बात नहीं की गई है, क्योंकि चाहे वो राज्य सूची का विषय हो चाहे संघ सूची का विषय हो, अगर उस विधि के विरुद्ध उस अपराधी को मृत्युदंड दिया गया है तो राष्ट्रपति महोदय उसको क्षमादान दे सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल को मृत्युदंड को माफ करने का या क्षमा करने का कोई अधिकार नहीं है। अब क्षमा हम देखते हैं। क्षमा से तात्पर्य दंड की पूर्णतया मुक्ति से है। क्षमा का तात्पर्य क्या है? दंड की पूर्णतया मुक्ति। क्षमादान न केवल दोषित व्यक्ति के दंड को समाप्त करता है, बल्कि उसे उस स्थिति में ला देता है जैसे कि उसने कोई अपराध किया ही न हो, अर्थात वह पूर्णतया निर्दोष हो जाता है। ज्ञातव्य है कि क्षमादान एक अनुग्रह है, अतः इसकी मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती है। यहाँ क्षमा का तात्पर्य यही है कि ये मान के चलिए कि अगर किसी व्यक्ति को क्षमादान दिया जाता है तो ये उस दंड को पूर्णतः समाप्त कर देता है, उसको उस स्थिति में ला देता है कि जैसे उसने कोई अपराध किया ही ना हो। पराविलंबन क्या है? पराविलंबन के तहत मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाता है। जो पराविलंबन है, इसके तहत अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है, उसको अस्थायी यानी टेम्परेरी रूप से निलंबित किया जाता है, यानी सस्पेंड किया जाता है। इसका उद्देश्य दोषी व्यक्ति को क्षमादान या दंडादेश के स्वरूप में परिवर्तन हेतु याचना के लिए समय देना है। जैसे माननीय न्यायालय महोदय किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया है, उस स्थिति में माननीय राष्ट्रपति महोदय उसको प्राविलंबन से संबंधित अधिकार दे सकते हैं। ऐसा देने से उस व्यक्ति के पास समय मिल सकता है और अपने दंडादेश के स्वरूप में परिवर्तन हेतु वह याचना कर सकता है। तो प्राविलंबन का आशय क्या है? प्राविलंबन का आशय मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाना है। अब देखते हैं परिहार। परिहार के तहत दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम किया जाता है। यहाँ क्या आशय है परिहार का? परिहार का आशय ये है कि दंड जो दिया गया है माननीय न्यायालय द्वारा, उसकी प्रकृति में परिवर्तन नहीं करना है, दंड की मात्रा को कम करना है। जैसे 5 वर्ष के कठोर कारावास को 3 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार करना। जैसे किसी व्यक्ति को 5 वर्ष का कठोर कारावास दिया जाता है, उस कठोर कारावास को घटा करके 3 वर्ष कर देना। यहाँ आप देख रहे हैं इसमें कठोर कारावास को कम नहीं किया जा रहा है, उसकी अवधि कम की जा रही है, यानी कठोर कारावास में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, उसके समय काल में परिवर्तन किया जाता है। तो परिहार का आशय दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम किया जाना है। अब आगे देखते हैं लघुकरण। लघुकरण क्या है? लघुकरण में दंड की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए उसे कम किया जाता है। यहाँ आप देखेंगे लघुकरण में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किया जा रहा है और यहाँ आपने देखा कि परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन नहीं किया जाता है। इन दोनों में ये अंतर है कि परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन नहीं किया जाता है और यहाँ दंड की प्रकृति में परिवर्तन किया जा रहा है, उसे कम किया जा रहा है। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के साधारण कारावास में बदलना, यहाँ समय भी कम किया जा रहा है और कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल दिया जा रहा है। तो इस प्रकार लघुकरण में क्या है? लघुकरण में दंड की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए उसे कम किया जाता है। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के साधारण कारावास में बदलना। तो ये रही बात लघुकरण की। लघुकरण के बाद पहुंचते हैं हम विराम। विराम क्या है? विराम के तहत किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है। यहाँ कोई विशेष कारण होगा तभी दंड की मात्रा को कम किया जा सकता है। कारण क्या हो सकता है? जैसे गर्भवती महिला के मृत्युदंड को साधारण कारावास में परिवर्तित करना। अब कोई गर्भवती महिला है, उसको मृत्युदंड दिया जाता है, तो उस स्थिति में उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, सज़ा तो उसको भी मिल रही है। इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि उसकी गलती की सज़ा उसके बच्चे को ना मिले।
तो उसको क्या किया जाएगा, गर्भवती महिला के मृत्युदंड को साधारण कारावास में परिवर्तित कर दिया जाएगा, क्योंकि आने वाली संतान उसका परिणाम न भुगते। तो विराम के तहत क्या है, विराम के तहत किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा को कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भवती महिला के मृत्युदंड को साधारण कारावास में परिवर्तित करना। ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 161 के अधीन राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, परंतु राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों की क्षमादान की शक्ति में निम्न अंतर है। यहाँ आपको ये समझना है कि राज्यपाल को जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है वो अनुच्छेद 161 के तहत है, और राष्ट्रपति महोदय को जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है वो अनुच्छेद 72 के तहत है, अनुच्छेद 72 के तहत। तो यहाँ पर प्रश्न जो पूछा जाता है ये अनुच्छेदों से संबंधित यही पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, या राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। जब आप पढ़ें दोनों को साथ में पढ़ें, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत और राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। यहाँ ध्यान देना यह है कि दोनों की जो क्षमादान की शक्ति है उसमें कुछ बेसिक अंतर हैं, उसको भी समझ लेते हैं। अंतर क्या है, राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंडादेश के मामले में भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, परंतु राज्यपाल को मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। जैसे हमने बताया कि जो मृत्युदंड होगा, मृत्युदंड की जो सजा मिलेगी किसी व्यक्ति को, उस सजा को माफ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति महोदय को है, राज्यपाल महोदय को नहीं है। मृत्युदंड अगर मिला है तो उस सजा को माफ करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति महोदय को है। राष्ट्रपति को सेना न्यायालय के मामले में भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, परंतु राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। अगर किसी सैन्य न्यायालय ने किसी व्यक्ति को कोई सजा सुनाई है तो उस सजा को माफ करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति महोदय को है, राज्यपाल महोदय को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। अब यहाँ ये महत्वपूर्ण बात इसको भी समझना जरूरी है कि क्या राष्ट्रपति महोदय को जो ये पावर मिली है, जो ये शक्ति प्राप्त है, क्या इसकी सुनवाई या इसके विरोध में माननीय न्यायालय का रुख किया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इपुरु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में निर्णय दिया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का पुनर्वलोकन किया जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल महोदय किसी व्यक्ति को क्षमादान दे सकते हैं या क्षमादान दे दिए हैं तो उसका भी पुनर्वलोकन किया जा सकता है, यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस पर सुनवाई कर सकता है और सही गलत का फैसला कर सकता है। फैसला क्या हो सकता है, साथ ही यह भी कहा कि क्षमादान की शक्ति का प्रयोग राजनीतिक, धार्मिक व जातिगत कारणों से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगर माननीय न्यायालय को ये लगता है कि जो क्षमादान की शक्ति माननीय राष्ट्रपति महोदय को या राज्यपाल महोदय को प्राप्त है, जाहिर सी बात है इस शक्ति का उपयोग सरकार करती है, जो व्यवहारिक सरकार होती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो या राज्य मंत्रिपरिषद हो, उसका उपभोग तो वही करती है। तो क्या उन मामलों में राजनीतिक कोई मामला है या धार्मिक मामला है या जातिगत मामला है, किन्हीं कारणों से अगर इन कारणों के आधार पर क्षमादान की शक्ति दे दी गई है, क्षमादान दे दिया गया है, तो ऐसा संभव नहीं है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। ये सुनवाई करते हुए ये मामला कौन सा था, इपुरु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2006 के मामले में। तो इस प्रकार यहाँ ये बात समझ में आती है कि जो राष्ट्रपति महोदय को या राज्यपाल महोदय को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, इसकी भी सुनवाई हो सकती है, माननीय न्यायालय इस पर संज्ञान ले सकता है। तो न्यायिक शक्तियों में आगे हम देखते हैं परामर्श का अधिकार। ये परामर्श का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। जब राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का सार्वजनिक महत्व का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है जिस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना आवश्यक है, तब वह उस प्रश्न को उच्चतम न्यायालय को राय के लिए भेजता है, किंतु वह उच्चतम न्यायालय की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय भी राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। तो अनुच्छेद 143 ये बताता है कि राष्ट्रपति को अगर कहीं से ये प्रॉब्लम होती है, कहीं से ऐसा कोई प्रश्न उठता है जहाँ पर विधि से संबंधित कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो उच्चतम न्यायालय की राय के लिए भेजना आवश्यक हो जाता है, तो उस मामले में माननीय राष्ट्रपति महोदय उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए
उस मामले को भेजते हैं और माननीय न्यायालय उस पर अपना परामर्श देता है। ध्यान देने की बात यह है कि दी गई सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है और इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी अगर माननीय राष्ट्रपति महोदय कोई सलाह मांगते हैं तो उनको देने के लिए बाध्य भी नहीं है। तो यहीं पर एक और खंड है, अनुच्छेद 143 का खंड 2 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संविधान के लागू होने के पूर्व किसी संधि, समझौते आदि संबंध में उठे विवादों को सर्वोच्च न्यायालय के पास उसकी सम्मति जानने के लिए भेज सकता है। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से 1947 और 1950 के बीच हुए भारत सरकार और देशी रियासतों के समझौते आते हैं। ऐसे विवादों में न्यायालय के लिए परामर्श देना अनिवार्य है, किंतु न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। तो इन दोनों खंडों को पढ़ने पर क्या महसूस होता है? पहला खंड जहां इस बात की व्यवस्था करता है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय अगर कहीं से विधि से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो उस मामले को भेजते हैं कहाँ? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास, यानी उच्चतम न्यायालय के पास। तो उच्चतम न्यायालय से वो सलाह मांगते हैं, परामर्श मांगते हैं। ध्यातव्य है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय उस दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय मांगी गई सलाह के प्रत्युत्तर में सलाह देने के लिए बाध्य भी नहीं है। आगे अगर इसी के खंड 2 को देखें तो राष्ट्रपति को जो ये अधिकार दिया गया है, उस अधिकार के तहत वे उस मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजते हैं जो 1947 और 1950 के बीच हुए भारत सरकार और देशी रियासतों के समझौते के अंतर्गत आते हैं। तो इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वो अधिकार कि वह मांगी गई सलाह के प्रति उत्तर में सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, यहाँ पर उसका खंडन किया जाता है। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय को वो अधिकार प्राप्त रहता है जिस अधिकार के तहत वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए परामर्श को स्वीकार करें या अस्वीकार करें। यह अधिकार उनके विवेक पर निर्भर करता है, वो माने या ना माने। तो अनुच्छेद 143 के तहत यह प्रश्न उठता है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय उच्चतम न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत परामर्श मांगते हैं? तो वो है अनुच्छेद 143। अगर अब तक आपने ये जाना था कि अनुच्छेद 143 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, तो यहाँ आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें, क्योंकि अनुच्छेद 143 का जो खंड 2 है उसके तहत उच्चतम न्यायालय को परामर्श देना अनिवार्य है और वह इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन राष्ट्रपति को दी गई सलाह, दी गया परामर्श राष्ट्रपति माने या ना माने उसके विवेक पर निर्भर करता है। यहाँ आपको हम बता दें कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में न्यायपालिका को परामर्शी क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं किया गया है, लेकिन यह जो अधिकार भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देने का अधिकार, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं कि इसका संबंध किस देश के संविधान से है या ये व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है, तो ज़्यादातर सर्वोच्च न्यायालय का जो मामला है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो परामर्श देने संबंधी अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का है, उच्चतम न्यायालय का है, वह अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया है, बल्कि यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को परामर्श के लिए निर्देशित किसी मामले की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा की जाती है। यह है अनुच्छेद 145 के पैरा 3। यहाँ से जो प्रश्न आता है कि संविधान पीठ का निर्माण किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो वो है अनुच्छेद 145 का पैरा 3। और यहाँ जो बात हम ये कहना चाहते हैं कि जो परामर्श देने संबंधी अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, वह ऐसे ही परामर्श नहीं देगा। दी गई सलाह को या मांगी गई सलाह को, राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह को वह एक पीठ गठित करता है, संविधान पीठ गठित करता है और अनुच्छेद 145 के तहत
अनुच्छेद 145 के पैरा 3 के तहत इसमें कम से कम 5 न्यायाधीशों की बेंच होना अनिवार्य है। अब अगर आगे देखें तो निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण कोई सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए अनर्ह हो गया है या नहीं, इस प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय से करता है। अनुच्छेद 103 के तहत ध्यातव्य है कि अगर दल बदल से संबंधित कोई मामला है तो उनकी सदस्यता का फैसला यानी उनकी सदस्यता का निवारण वे वैध हैं या अवैध हैं, उनकी सदस्यता को निरस्त करने का अधिकार संबंधित पीठासीन अधिकारियों को होता है। और यहाँ पर अगर भ्रष्ट आचरण के कारण कोई सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए अनर्ह हो गया है तो इस प्रश्न का विनिश्चय माननीय राष्ट्रपति महोदय निर्वाचन आयोग की राय से करता है। अनुच्छेद 103 ये बताता है कि राष्ट्रपति महोदय संसद के सदस्यों की अनर्ह हैं या नहीं हैं, इस प्रश्न का विनिश्चय निर्वाचन आयोग की राय से करते हैं। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के तहत और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत माननीय राष्ट्रपति महोदय करते हैं। वह उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी करता है तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के तहत निर्मित किए जाने वाले न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया से संबंधित नियमों को अनुमोदित करता है। यहाँ आप यह समझें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उनका स्थानांतरण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उनको शपथ कौन दिलाता है? उनको शपथ राज्यपाल महोदय दिलाते हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां हैं उनसे संबंधित जितने भी तथ्य हैं, जो भी प्रश्न उठते हैं परीक्षाओं में, उन सभी का मैंने निराकरण करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे, आपकी परीक्षा के लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, ऐसा हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो ये प्रयास किया है इस प्रकार की सामग्री आपको प्रोवाइड कराया जाए जिससे जो परीक्षाओं में चाहे वो फैक्चुअल क्वेश्चन हो या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, कहीं पर भी आप भ्रमित ना हों और उन प्रश्नों का उत्तर भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत उन प्रश्नों का उत्तर भी आप दे सकें जिन प्रश्नों के उत्तर को देने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली बार एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।